अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे उस फीडबैक का, जिसकी वजह से आजकल आप कहानी को लाइक भी कर रहे हैं दोस्तों के साथ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ भी आपको मौका मिलता है, व्हाट्सएप पे आप लोग शेयर कर रहे हैं। उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अब ये ग्रुप बढ़ता जाएगा और वो तमाम लोग आपकी तरह उस कहानी को सुन के अपने वक्त को अच्छा गुजार सकेंगे। जज़ाकल्लाह। कल कहानी जहाँ पे मैंने ख़त्म की थी उसी का वहीं से पार्ट 2 शुरू करते हैं। कोयटा से ये मुझे कहानी भेजी थी ग़ुलाम यासीन ने, जो बड़े भाई हैं और जिनका 5वें नंबर का छोटा भाई सलाहुद्दीन, जिसके साथ वाक़यात हो रहे थे। जहाँ कल हमने पार्ट 1 ख़त्म किया था कि वो घर में थे और उनको जगाया गया कि उठ जाएं, और वो उस रात भी पढ़ते पढ़ते सो गए थे। और जब भी वो पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो इसका मतलब ये होता था कि आज कुछ होने वाला है, और तभी उनको गहरी नींद से जगाया जाता था। ये बात सही है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब मैं शदीद किसी परेशानी में आ जाता हूँ, कोई टेंशन वाली बात मुझे पता लगती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आनी शुरू हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता है। वहीं पे उन्होंने एक बात जो कही उसी चुड़ैल के हवाले से, कि जब उनको जगाया गया और वो बाहर आए और देखा छत के ऊपर एक ऐसा समा बन चुका था जैसे कोई हंगामा बरपा हो, जैसे कोई तबाही आने वाली हो, ऐसी आवाज़ें, ऐसी लड़ाई कि खुदा की पनाह। और वो जो ऊपर अभी लड़ रहे थे वो तमाम 5-6 लोग जिनसे हमने अपने भाई को दम करवाया था, और उन्होंने कहा था कि आप बेफिक्र हो के अपने घर जाएं। अब वो चुड़ैल जब भी उस घर के अंदर दाखिल होगी तो जो जिन्नात हैं वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। और ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ था कि वो चुड़ैल आज हमारी छत पे जिन्नात से दू बदू लड़ रही थी। कई दफ़ा पहले भी हो चुका था। हम अक्सर रात को सोए होते थे तो हमारी छत के ऊपर एक जोरदार आवाज पैदा होती थी। इस तरह की आवाज जैसे छत के ऊपर कोई जोर से कूदा हो, और कूदने वाला इस अंदाज में कूदता था जैसे उसने बहुत ऊंचाई से छलांग लगाई हो। अगर कोई 3-4 फुट से कूदेगा तो उस छलांग की आवाज़ और होगी। कोई बहुत ऊंचाई से, मिसाल के तौर पे छत के ऊपर एक कमरा बना हुआ है, आप कमरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस कमरे से जब छत पे छलांग लगाएंगे तो वो आवाज़ नीचे सोए हुए, बैठे हुए, जागते हुए लोगों को इस अंदाज में महसूस होगी कि जैसे छत अभी गिरने लगी है। क्योंकि वो कहते हैं एक शाम ऐसे ही हम लोग अपने सहन में बैठे थे, हमारा एक भाई कमरे के अंदर था, तो ऊपर मगरिब का बाद जब अंधेरा हर तरफ फैल चुका था तो इस अंदाज में छत पे कूदने की आवाज़ आई कि भाई डर के भाग के बाहर आ गया कि छत पे कोई इतनी बुरी तरीके से कूदा है कि पूरी छत हिल के रह गई है। घर के 2-3 अफराद इकट्ठे होके ऊपर छत की तरफ गए तो लेकिन छत पे उनको कोई नजर ना आया। और एक रात जब अभी वो सोए नहीं थे, अपने अपने कमरों में लेटे हुए थे, उस रात भी कोई इस अंदाज में जोर से छलांग मारता है छत के ऊपर कि वो बाकी लोग भी ना सिर्फ डर गए बल्कि उनको एहसास हुआ कि उस भाई ने सही कहा था कि पूरी छत हिल गई थी। तभी वो खौफ से कांपता हुआ कमरे से बाहर निकल आया था। उनको भी ऐसा लगा कि इस छत पे जिसने भी छलांग मारी है उसका मकसद छत को तोड़ना है। पूरी छत इस अंदाज में हिल गई थी कि नीचे लेटे हुए जितने भी घर के फर्द थे वो सारे के सारे खौफजदा हो गए थे। तभी
अब किसी के अंदर इतना हौसला नहीं था कि कोई भी ऊपर छत पे जाए और जाके देख सके। लेकिन एक अंदाजा हो चुका था, आज की रात जो भी छत पे कूदा था ये कौन है, इससे पहले भी कोई कूदा था, हम ऊपर जाके देख के आ चुके थे, कोई भी नजर नहीं आया, तो है कौन। तो तभी उनके कानों में उस पायल की आवाज आई छत के ऊपर से, जैसे कोई इतनी जोर जोर से चल रहा हो, छत के ऊपर पांव मार मार के चल रहा हो, और पांव जैसे ही छत पे मारा जाता तो पायल की आवाज भी छन, एक आवाज आती पांव जोर से मारने की, और साथ ही पायल की छन की आवाज आती। वो सब नीचे सुन रहे थे और तब सबको अंदाजा हो गया था जिसने भी छलांग मारी है ये कोई और नहीं, वही पाजेब पहने वही दुल्हन है जो दुल्हन का रूप धार के हमारे भाई को नजर आती है। और रात का ऐसा टाइम था कि अब किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि उस पायल की आवाज को सुन के कोई भी छत पे जाके देख सके। एक भाई उठा तो वालिद ने कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं ऊपर जाने की, सो जाओ। और उसके बाद वो कहते हैं हमारे घर में बाकायदा रात को कभी 1 बजे, रात के 12 बजे, कभी रात के 2:30 बजे, 3 बजे, किसी भी वक्त ऐसे कूदने की आवाज आती थी। और वो ऐसे जोर से जान के छत पे कूदती थी ताकि नीचे वालों को एहसास दिला सके कि मैं तुम्हारी छत पे ही घूम रही हूं। और जैसे ही वो कूदती थी वो नीचे लेटे हुए जितनी भी गहरी नींद में सो रहे होते थे उन सब की उस आवाज से इतनी जोरदार धमाका होता था छत पे कूदने का कि उनकी आंख खुल जाती थी। और उसके बाद फिर से छत के ऊपर चलने की आवाज आती। वो जान के कूदती और जान के जोर जोर से पांव मारते हुए चलती थी, रात को एहसास दिलाने के लिए कि मैं मौजूद हूं इसी छत पे, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं तो सलाहुद्दीन को लेके जाऊंगी क्योंकि मैं कह चुकी हूं सलाहुद्दीन तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। उसके बाद तभी तो वो छत पे घूमती रहती थी। वो कहते हैं वो इतना हमारी छत पे कूदी थी कि हमारी छत बाकायदा कमज़ोर हो गई थी, बहुत मजबूत बनी हुई छत थी। टियर गार्डर हमने लगाए हुए थे, बहुत मजबूत, अपने एक अंदाज की, जिस तरह लोग मजबूत तरीन छत बनवाते हैं वैसी ही बनी हुई छत थी। लेकिन उसके कूदने की वजह से हमारी छत कमज़ोर हो गई थी। लेकिन उस रात जब जगाया गया बड़े भाई को कि उठें, और वो उठ के सहन में पहुंचा तो तब कानों में आवाज आई एक गुत्थम गुत्था हो के जैसे कोई लड़ता है, इस अंदाज में लड़ाई की आवाज आ रही थी। सारे घर वाले जाग चुके थे और इस अंदाज की लड़ाई थी कि बाहर खड़े होके भी जो नज़र नहीं भी आ रहा था महसूस कर सकते थे कि इस अंदाज में एक दूसरे को वो लोग मार रहे हैं कि जहां पे लड़ने की आवाज़ें आ रही थी वहीं पे गुत्थम गुत्था जब होते हैं और उठा उठा के पटकते हैं तो बाकायदा पटखनों की भी आवाज़ आ रही थी। दो भाइयों ने हिम्मत की कि सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाके देखें, घर गिरा दिया जाएगा। जिस अंदाज में पूरा घर हिल रहा है, लगता है पूरे घर में जलजला आ गया है, और जिस अंदाज में पूरे छत के ऊपर ये तमाशा हो रहा है, हमारा घर गिर जाएगा। हम देखने की कोशिश करते हैं। दो भाइयों ने हिम्मत की, सीढ़ियों के करीब ही पहुंचे थे कि एक जोरदार आवाज उनके कानों में आई, सीढ़ियों पे किसी को उठा के पटखा गया था। इस अंदाज में सीढ़ी में किसी को पटखा गया कि उनको पटखता हुआ तो कोई नजर नहीं आया, गिरता हुआ तो नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही कोई सीढ़ियों पे गिरा था उसके गिरने की आवाज और सीढ़ियों पे जैसे कोई लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ आता है, इस अंदाज में आवाज क्लियर आ रही थी कि कोई लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। वो जल्दी से पीछे हट गए। वालिद साहब की आवाज आई, जल्दी से पीछे हट जाओ, क्योंकि सीढ़ियों पे नजर कुछ भी नहीं आया था, लेकिन किसी को जोर से पटखा गया था और वो लुढ़कता हुआ नीचे आया था। अब वो पीछे हट गए। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि ऊपर छत पे जा सके, और छत पे फिर एक मुसलसल एक शोर था। उस चुड़ैल की जो आवाज थी वो इस अंदाज में थी जैसे किसी को चोट पहुंचती है और उसके जुबान से, उसके मुंह से आवाजें निकलती है, चौं चौं चौं, इस अंदाज में उसकी
चीखने की आवाज़ें आती, लेकिन साथ ही वो गुराती, इस अंदाज में गुराती जैसे कोई जानवर गुरा रहा हो, एक शदीद से अंदाज में करती, और एकदम से फिर इस तरह आवाज होती कि कोई टकराए हों आपस में। और जो दूसरी तरफ लड़ रहे थे वो एक नहीं, तादाद में पता नहीं कितने ज्यादा थे, उनकी भी एक आवाजें आ रही थी, एक अजीबो गरीब सी आवाज, अजीब सी आवाज। लेकिन इतना क्लियर पता लग रहा था कभी कोई किसी को पटक रहा है और कभी उस चुड़ैल की चूं चूं की आवाज आती और कभी कोई और पटका जाता जमीन पे। ऐसा मंजर हमने जिंदगी में उससे पहले ना देखा था, ना उसके बाद कभी हम देख सके। ऐसे लगता था कि हमारा घर अभी गिर जाएगा, पूरा घर हमारा लरज रहा था। वो एक ऐसी लड़ाई थी, ऐसी खौफनाक लड़ाई थी कि जैसे किसी को उठा के दीवार पे पटक के मारा जाता, फिर उसको जमीन पे पटक के मारा जाता तो छत पूरी हिल जाती। और आवाजें और शोर ऐसा था, दो बिल्लियां भी आपस में लड़ें तो जिस अंदाज में वो बिल्लियां शोर करती हैं, आपस में बैठ के पहले आवाज़ें निकालती हैं, गुराती हैं, और गुरातने के बाद जैसे वो गुत्थम गुत्था होती हैं तो आवाज़ें भी निकाल रही होती हैं, चीखो पुकार भी कर रही होती हैं। इंसान उसको सुन के डर जाता है, करके वो पड़ जाती हैं एक दूसरे को और शदीद आवाज़ें निकाल रही होती हैं। ये ऐसी खौफनाक आवाज़ें थीं जैसे 100 बिल्लियां आपस में लड़ पड़ी हों। इस अंदाज का शोर शराबा था और पूरा घर लरज रहा था। एक दूसरे को उठा उठा के पटखना और चीख की आवाज आनी। हम नीचे खड़े होकर उन आवाज़ों से इमेजिनेशन में, ख्यालात में सोच सकते थे कि ऊपर क्या हो रहा होगा। तकरीबन कोई ये 1-1.5 घंटे तक मुसलसल इस तरह की आवाज़ें आती रहीं और हमारे वजूद नीचे खड़े होकर थर 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 कांपते रहे कि खुदा खैर करे, बस ये तमाशा बंद हो। क्योंकि हमारे सामने वो जो ऊपर दीवार थी, छत के ऊपर पर्दे लगाए जाते हैं, 4 दीवारी की जाती है ऊपर छत वाली साइड पे, उसकी ईंटें हमने खुद गिरती हुई देखी थी। हमारे सहन में भी कुछ ईंटें आके गिरी थी। इस अंदाज की वो लड़ाई थी। कोई बिल्लियां लड़े तो उनकी इस तरह की आवाजें नहीं आती, वो ईंटें नहीं गिराती। हम खड़े रहे जब खामोशी छा गई और लगा कि अब जो भी ऊपर हंगामा बरपा था, 1.5-2 घंटे वो कहते हैं वो हंगामा बरपा रहा। जब वो हंगामा ख़त्म हुआ तो फिर हमारे अंदर हिम्मत हुई कि हम अपने कमरों में जाएं, और चलते हुए हम अपने कमरों में पहुंच गए। लेकिन सारे अलर्ट थे कि खुदा न खास्ता फिर से लड़ाई ना हो जाए, खुदा न खास्ता कोई घर को ही ना गिरा दिया जाए, खुदा न खास्ता हम में से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया जाए। तो उस रात हम सब पढ़ते रहे, जागते रहे। सुबह जब फजर की अजान हुई तब जाके हमें लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि फ़ज़ा के अंदर एक आवाज़ गूंजी थी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो फिर हम लोग उठे, नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर के लिए सो से गए। और अगली सुबह जब हम उठे हैं, नमाज पढ़ने के बाद हम कुछ देर सो गए हैं, उठे हैं, तो उसके बाद हमने छत पे जाना था कि छत का क्या हशर हुआ है। और हम सब मिल के जब छत के ऊपर चढ़ के गए हैं तो एकदम हमारी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। सिर्फ जो हमने आवाज़ें सुनी थी वो तो कुछ भी नहीं थी, जो छत का मंजर था हर चीज टूटी फूटी हुई थी। छत के अंदर गड्ढे पड़ गए थे, ईंटें गिरी हुई थी, दीवारों को गिरा दिया गया था, जो सामान पड़ा था सब तोड़ फोड़ दिया गया था। ऐसे लगता था जैसे कोई तबाही मचाने के लिए आया था और उसने तबाही मचा दी थी। हमारा घर ऊपर छत वाला हिस्सा हिल के रह गया था, जैसे एक तूफान आया हो और वो तूफान सब कुछ बहा के ले गया हो। ऐसी आफत आई हो जिसने हर चीज को तोड़ फोड़ के रख दिया हो। दरो दीवार गिरे पड़े थे, हर चीज टूटी पड़ी थी। दीवारों से जो ईंटें हमने रात को गिरते हुए देखी थी वो तो चंद थी, ऊपर तो सब कुछ टूटा फूटा हुआ था। ऐसी
तबाही आई थी। लगता था ऐसी गुत्थम गुत्था हुए थे और ऐसी शदीद लड़ाई हुई थी। हम फौरन उनके पास पहुंचे जिन्होंने कहा था परेशान नहीं होना, जिन्नात उनका मुकाबला करेंगे। और जब उनको बताया गया कि हमारे घर में ये हुआ है तो वो पहले से ही जानते थे। हम वहाँ पहुँचे तो वो खुद ही बोल पड़े, हाँ हमें पता लग गया है, रात तुम्हारे घर में गुत्थम गुत्था हुए हैं, मुअक्कलात, जिन्नात और वो चुड़ैल शदीद लड़ते रहे हैं। वो बहुत ताकतवर चुड़ैल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्योंकि एक नहीं कई लोगों के भेजे गए जिन्नात थे, इसलिए जिन्नात ने डट के मुकाबला किया है। तुम्हें आवाज़ें आई थी ना, तुम्हारी सीढ़ियों में भी किसी को पटका गया था, वो जिन्नात को पटक रही थी। वो इतनी ताकतवर चुड़ैल थी कि उसने अगर एक आमिल के भेजे हुए मुअक्कलात या जिन्नात होते तो वो मार डालती, लेकिन कई लोगों के थे इसलिए वो मुकाबला नहीं कर सकी और भाग गई है। हाँ, जिन्नात काफ़ी ज़ख्मी हुए हैं और वो चुड़ैल भी काफ़ी ज़ख्मी हो गई है, लेकिन भाग गई है। अब वो दोबारा तुम्हारी छत पे नहीं आएगी। बस अपने भाई से कहना अब उससे दूर रहे। उसको सबक अच्छा खासा सिखाया जा चुका है, लेकिन अब उस रास्ते से ना गुजरे, रात के टाइम ना गुजरे, उससे सलाहुद्दीन दूर रहे। ये वही चुड़ैल थी जो कुछ दिनों तक हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाती थी। अंदर आ गई, उसके झाड़ू लगाते हुए पीछे खड़ी हो गई। वो मुड़ा तो पीछे खड़ी थी, अब उसको घर से तो रोक दिया गया था। और यही बात जब हमें लगा कि अब घर के अंदर सुकून आ गया है, अब वो नहीं आ सकेगी, अब हम मुतमईन हो गए हैं, तो हमारे भाई का ही दोस्त फैसल भाई, वो उनको कहते हैं, उनका नाम ये भी रियल ही है क्योंकि उन्होंने नाम मुझे नहीं कहा फर्जी रखने हैं या रियल बताने हैं, फैसल भाई, तो मैं इसलिए मजबूरी में रियल ही बता रहा हूँ। मेरा दो भाई जो है सलाहुद्दीन और फैसल भाई, ये दोनों आपस में दोस्त भी हैं और मेरा भी जानने वाला है फैसल, और ये दोनों हाफिज़ कुरान हैं। कुछ दिनों के बाद जब ये बात फैसल को बताई गई तो तब फैसल ने बताया, हाँ मेरा खुद उस चुड़ैल से पाला पड़ चुका है। गुलाम यासीन कहते मैं हैरान हुआ, मैंने फैसल भाई से पूछा कैसे फैसल भाई? उसने कहा वो जो रूट है जहाँ वो खड़ी होती है, जिस रूट पे महसूस होती है, मेरा भी मोटर बाइक पे रात के टाइम वहाँ तेज़ी से गुज़र हुआ है। उस रूट से गुज़रते हुए मेरे नाम से मुझे पुकारा गया है। मैं पहले तो एक दफ़ा तेज़ी से गुज़र गया, ध्यान नहीं दिया कि किसने मेरे नाम से पुकारा है, लेकिन दूसरी दफ़ा जब मुझे लगा हाँ मैं यहाँ से गुज़रा था और मेरे नाम से मुझे पुकारा गया था, मैंने वहम समझा था क्या आज भी मेरे नाम से मुझे पुकारा जाता है। ये सोच के मैं जब उस रास्ते से गुजरा तो फिर क्लियर आवाज़ में मेरे नाम को पुकारा गया। आज वहम नहीं था, आज तो क्लियर मेरे नाम को पुकारा गया था। मैं गुजर गया। पहली दफ़ा तो मेरे लगा पता नहीं मेरा वहम है शायद, दूसरी दफ़ा जब सोच के आया था कि आज देखता हूँ नाम पुकारा जाता है, नहीं, और मेरा नाम फैसल पुकारा गया और पुकारने वाली एक औरत की आवाज़ थी और उसमें मोहब्बत का लहजा था, ऐसे जैसे किसी ने मोहब्बत से पुकारा हो। तो मैं निकल गया। लेकिन तीसरी दफ़ा जब मैं वहाँ तेज़ी से गुज़र रहा था तो मैंने पढ़ते हुए गुज़रना शुरू किया कि नहीं अब वहम नहीं है, आज फिर एक मजबूरी है, एक मेरा मजबूरी है, रूट वही है, वहाँ से गुज़रना ही पड़ेगा। तो फिर से कोई नाम ना पुकारे, और उसको भी पता था क्योंकि गली के कई लोग उसको देख चुके थे, गली के कई लोग उसको महसूस कर चुके थे। तो फैसल कहता है जब मैं खुदा का ना कलाम पढ़ते हुए बाइक पे तेज़ी से वहाँ से गुजरा हूँ, उसके बावजूद उसकी परछाई मैंने देख ली थी। मैं देखना नहीं चाहता था, उस तरफ मेरी निगाह ही ना जाए, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए वहाँ से गुज़र जाऊँ। उसके बावजूद तीसरी दफ़ा जब मैं गुज़रा हूँ तो इंतहाई मोहब्बत के साथ मेरा नाम पुकारा गया है और सीधे हाथ पे उस परछाई को भी मैंने देख लिया था। जहाँ पे खंबा है वहाँ पे कोई परछाई मौजूद थी। आप जितनी तेज़ी से भी गुज़रें तो आँख झलक देख लेती है, वहाँ वो परछाई मौजूद थी और वहीं से ही मेरा नाम मोहब्बत के से अंदाज में फैसल फैसल पुकारा गया था और मैं भाग के तेज़ी से बाइक चलाता हुआ वहाँ से निकल गया।
और तब ये बात आया हुई कि ये वाक़या सिर्फ सलाहुद्दीन के साथ नहीं हुआ, और बात जब खुलती गई और हमारा भाई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, तो पता लगा गली के कई लोगों का रात के टाइम उस चुड़ैल से पाला पड़ चुका है। कुछ लोगों ने उसकी आवाज़ को सुना था कि एक औरत थी उनको अपनी तरफ बुला रही थी, और कुछ लोगों का कहना यह था कि हमने परछाई को देखा था, और कुछ लोगों का कहना यह था कि रात को अक्सर मजबूरी में जब हम वहाँ से गुजरे हैं तो एक दुल्हन के रूप में खड़ी औरत को हमने दूर से देख लिया था। तभी हमने कुरान मजीद का इस अंदाज में पढ़ना शुरू कर दिया कि या अल्लाह हमें अपने कुरान मजीद की से तहफ़्फ़ुज़ फराम कर, या अल्लाह तेरे कलाम को पढ़ रहे हैं, हमें पता लग गया है ये जो रात के टाइम एक दुल्हन के रूप में खड़ी है ये और नहीं, ये वही मखलूक है। आंखें बंद कर दी और अल्लाह ताला हमें हिफाजत से निकाल, और अल्लाह ने हमें वहाँ से हिफाजत से गुजार दिया। तो अब कई लोगों के साथ इस तरह के एक्सपीरियंस हो चुके थे, और लोग जान चुके थे कि वहाँ रातों को अक्सर, रोज़ाना रात को नहीं, कई दफ़ा ऐसा होता था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम रात को उसी टाइम पे जहाँ पे लोगों ने आवाज़ें सुनी थी उसको खड़े हुए देखा था, उसी टाइम पे ही हम वहाँ रात को गुजरे हैं, लेकिन उस खंबे के पास कुछ भी नहीं था। शायद उस लम्हे वो उस खंबे की बजाय कहीं और चली गई थी, किसी घर चली गई थी, किसी और जगह पहुंची हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसको देखा भी था। खैर, वो कहते हैं इसी तरह अब मोहल्ले वाले भी रात को उस जगह से गुजरने से बहुत ज़्यादा डरते थे। कभी रोने की, कभी हंसने की, कभी बुलाने की क्लियर आवाज़ आ रही थी। गुलाम यासीन कहते हैं कि एक दफ़ा मैं अपने घर वालों से, अक्सर जिस तरह कोई बात हो जाती है, नाराज़गी हो जाती है, किसी बात पे मेरी घर वालों के साथ नाराज़गी हो गई, और मैं अपने घर में ही मौजूद रहा, लेकिन रात के कोई तकरीबन 2:45 बजे का टाइम होगा कि फिर से कोई इस तरह की मामलात हुए, और मैं गुस्से में वहां से उठा और मैं घर से बाहर निकल आया। अब ये 2:45 बजे का टाइम था जिस वक्त कोई भी गली में बशर नहीं था, क्योंकि सब जानते थे ये वो वक्त है जब चुड़ैल फिरती है, ये वो वक्त है जब वो आपके नाम से मोहब्बत से आपको पुकारती है, ये वो वक्त है जब लोगों की घरों पे वो छलांगे मारती है, ये वो वक्त है जब लोगों को नजर आती है। मैं गुस्से से, लड़ाई की वजह से एकदम से जब घर की दहलीज को पार करके बाहर निकला तो एहसास हुआ ये मैंने क्या कर दिया। अब मैं एकदम वापस जाऊंगा तो घर वाले मजाक उड़ाएंगे कि नाराज होके गया था, डर के वापस आ गया, और आगे जाता हूं तो ये तो टाइम उसके घूमने का है, इस टाइम तो वो फिरती होगी गलियों में, वो इस टाइम तो इर्द गिर्द भी कहीं मौजूद हो सकती है, ये मैं क्या कर बैठा हूं। मैंने खौफ को महसूस किया। गली सुनसान पड़ी हुई थी, कहीं कोई भी आवाज नहीं थी, हर शख्स अपने घर में सो रहा था। अगर कोई जाग रहा था तो इस लम्हे गली के अंदर एक मैं या फिर वो चुड़ैल। मैं चलता हुआ आगे बढ़ा। मैं बहुत होशियार था, बहुत एक्टिव था। होशियार से मुराद एक्टिव हुआ था कि कहीं पे भी आगे पीछे हो सकती है, मुझे एहतियात करनी है। और मैं चलता चलता चलता, क्योंकि अब वहां खड़ा नहीं हो सकता था, अपने घर से तो निकल आया था, किसी और के घर के आगे भी खड़ा होता तो रात के टाइम वो भी गलत बात समझी जाती है। मोहल्ले में 2:45 बजे आप किसी के घर के आगे खड़े हुए हैं तो कोई और गुजरे या कोई और देख ले तो वो कहते हैं कि खैर है, क्यों किसी के घर के आगे खड़े हो। तो मैं रुक तो सकता नहीं था, मैंने आगे बढ़ना था, तो मैं आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। और जब गली के कोने पे पहुंचा तो मुझे एक काली स्याह बिल्ली नजर आई, और बिल्ली इस अंदाज में बिल्कुल गली के दरमियान में चलती हुई आई और आकर बैठ गई, और इस अंदाज में आके बैठ गई कि उसकी आंखें मुझे देख रही थी। वो काली स्याह बिल्ली थी, लेकिन आम बिल्ली से जिसामत उसकी काफ़ी बड़ी जिसामत थी। उसको देख के ही अंदाज़ा हो जाता था कि ये छोटी मोटी बिल्ली नहीं, ये बहुत तगड़ी बिल्ली है। और इतनी बिल्ली, इतनी मोटी ताज़ी, इतनी जिसामत में बड़ी, इससे पहले मैंने नहीं देखी थी अपनी गली में
या शायद ज़िंदगी में नहीं देखी थी। मैं चौंक सा गया कि ये कौन है और क्यों आके बैठ गई है और मेरा रास्ता रोक के बैठ गई है, मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं क्योंकि दूर था, उसने पहले से ही रास्ता रोक के बैठ गई थी, मैंने अपनी चलने की स्पीड को आहिस्ता कर दिया कि मेरे पहुंचने से पहले इधर उधर ये चली जाए। और मैं चलता 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 जब उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो वो अभी तक मुझे घूरती हुई वहीं पे बैठी हुई थी। और जैसे बिल्ली को डराने के लिए इंसान मुंह से आवाज़ें निकलता है खिश 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 खिश, कि चली जाओ, उठो यहां से। मेरी इस तरह आवाज़ें देने से भी वो बिल्ली टस से मस ना हुई और उसने अपनी ज़ुबान निकाली और मुंह को चाटना शुरू कर दिया। फिर से वो ज़ुबान उसने अंदर की और मुझे बैठी टिकटिकी बांधे देख रही है। और मैं समझ चुका हूं जो हिल नहीं रही, रास्ता नहीं दे रही, क्या करूं? आगे बढ़ूं, पीछे मुड़ जाऊं? अगर पीछे मुड़ता हूं तो भाग के घर जाऊंगा, तो भागता हुआ घर जाऊंगा, ये भी बेइज्जती है, तो क्या करूं? मैं खड़ा हो गया, अब वो भी बैठी हुई है। कुछ देर वो मुझे देखती रही है, उसके बाद वो अपनी जगह से उठी है और उठने के बाद साइड पे चली गई है। वो जैसे साइड पे हुई है, मुझे लगा कि उसने मुझे रास्ता दे दिया। मैं तेजी से चलता हुआ उस जगह से गुजर गया हूं कि मुझे रास्ता चाहिए, मुझे अभी यहां से निकलना है, मैं रात कहीं और गुजारूंगा, जब सुबह हो जाएगी फिर देखूंगा, घर जाना है। मैं चलता चलता अगली गली में मुड़ गई थी, अगली गली में शामिल दाखिल हो गया और चलता चलता अगली गली से फिर एक और गली, गलियों से गलियां होती हैं। अगली गली में जब मैं पहुंचा हूं तो एकदम मैं ठठर गया हूं, क्योंकि वही बिल्ली अब फिर से मेरे सामने आ चुकी थी। उसको तो मैं बहुत पीछे छोड़ आया था। क्या ऐसा पॉसिबल था कि वो किसी घर के अंदर चली गई हो, उसकी छत पे चढ़ गई हो, छतों से कूदती 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 इतनी दूर पहुंच के फिर नीचे उतर के बैठ गई हो? ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि मैं तेजी से चलता हुआ गलियों से निकलना चाहता था कि कहीं फिर से उस बिल्ली से मेरा आमना सामना ना हो जाए। जैसे ही उसने मुझे रास्ता दिया, इसलिए मैं तेजी से चलता हुआ आगे पहुंच गया था और अभी दूसरी गली के कोने में पहुंचा ही था कि फिर से वो नीचे जमीन पर बैठी थी। ये तो वही थी जिसको मैं पीछे छोड़ के आया था, वही काली स्याह बिल्ली, वही लाल सुर्ख आंखें और वही जिसामत, इतनी बड़ी बिल्ली की जिसामत, ये वही थी, कोई और नहीं थी। और मैं समझ गया ये बिल्ली नहीं है, और इतनी जल्दी वो बिल्ली जिसको मैं इतनी पीछे छोड़ा हूं सामने नहीं आ सकती। तब मुझे वो मंजर याद आ गया, मुझे मजहर मलिक को, कि एक कॉल आती है। मैं इस पर स्टोरी भी सुना चुका हूँ, क्योंकि नए लोग भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और मुझे नहीं पता उसका स्टोरी नंबर क्या है। कोई अगर बता देगा नीचे कमेंट्स में लिख दे उसका स्टोरी नंबर, अगर किसी को याद है तो लोग सुन लेंगे। कि एक कॉल आई कि मुक्सर ऐसे कि हमारे मोहल्ले में मुल्तान में एक चुड़ैल आई हुई है। मैंने कहा यार ये कहाँ चुड़ैल वाली बात कर रहे हैं, लेकिन हम पहुँच गए और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया बताने के लिए कि चुड़ैल है। मैंने लोग इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे थे, डरे हुए थे, खौफजदा थे, उनको मैंने राज़ी किया। कहा यार आप तो अल्लाह को मानने वाले हो, कुरान मजीद से बड़ी ताकत कोई नहीं, पढ़ते हो? उसने कहा हाँ पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा डर क्यों रहे हो? इमोशनल किया, फिर वो बताने के लिए तैयार हो गए। एक शख्स ने कहा मैंने उसको देखा है, मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर निकला तो वो सामने दुल्हन का रूप धारे जा रही थी और फिर मुड़ी है और मैंने देखा वापस आ रही है, तो मैं जल्दी से अपने घर के अंदर चला गया हूँ। शीशा इस अंदाज का लगा हुआ था कि बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता, अंदर खड़ा हुआ शख्स बाहर देख सकता है। तो मैंने उसे देखा चलती हुई मेरे दरवाजे के सामने आके रुक गई है। वो नहीं जानती थी कि दरवाजे के पीछे मैं खड़ा हूँ, मैं उसको देख पा रहा था। तभी मैंने उसको देखा, दुल्हन का रूप धारे, गहने पहने, जेवरात पहने, सजी धजी दुल्हन बनी, लेकिन उसके पाँव उल्टे थे। और मेरे कहने पे उस लड़के को भी बुला के लाए जिसको 1 या 2 रात पहले वो बेहोश हुआ था। बाप की दवाई लेने के लिए बाहर निकला था, मजबूरी थी, बाप की तबीयत ख़राब थी। और जैसे ही बाहर निकला वो सामने खड़ी थी, बाल लहराए, उसकी आंखें ऐसी खौफनाक थीं कि उसने चीख मारी और बेहोश हो गया था। ऐसी कई बातें उन्होंने सुनाई थी और उसके बाद मैंने फ़ैसला किया था मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन करूँगा अपनी टीम के साथ। तो मेरी टीम ने कहा था नहीं सर, हम आपके साथ इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, जिनात अपनी जगह पे हैं, ये चुड़ैल का मामला है, हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा था ठीक है मैं अकेला इन्वेस्टिगेशन करूंगा।
तो मैंने इस तरतीब से वो प्रोग्राम किया था। प्रोग्राम भी वो मौजूद है, जेन्युइन प्रोग्राम है। मतलब आज इन्वेस्टिगेशन आप लोग देखते हैं तो आपको पता भी लग जाता है यार क्या मजाक हो रहा है, मतलब बस ठीक है इंटरटेनमेंट है, ठीक है देख रहे हैं। बाखुदा वो प्रोग्राम होते थे, जान निकली होती थी। मैंने अपनी टीम को पीछे खड़ा किया कि आप लोग मुझसे मोबाइल में राब्ते में रहेंगे, जब मैं आपको कहूँ मेरी मदद के लिए भागो तो आ जाना। उन्होंने कहा हाँ मदद के लिए हम आ जाएंगे। और मुझे याद है जब मैं कैमरा लेके उन गलियों में जो सुनसान पड़ी थी, चुड़ैल के खौफ की वजह से उनको जानता था, सारे जानता था माला, ग्रास मंडी थी मेरे ख्याल में मुल्तान में, सब्जी मंडी के साथ, तो वो सारे जानते थे कि राज टीम आज इन्वेस्टिगेशन करी। उन्होंने कहा था अगर आपको कुछ हो गया हम बाहर नहीं आएंगे, ये मोहल्ले वालों ने मुझे कहा था। मैं कहा ठीक है मैं फिर भी इन्वेस्टिगेशन करूँगा। और मैं कैमरा लेके बाहर निकला, गलियों में फिर रहा था, मुझे बिल्ली मिली थी, इसी तरह की सेम बिल्ली मिली थी और मैं इसको डरा रहा था, वो हिल नहीं रही थी। और उसको इसी तरह मैंने पीछे एक जगह पे छोड़ दिया, उसको रिकॉर्ड किया, छोड़ दिया और काफ़ी आगे पहुंचा था तो वही बिल्ली आगे एक जगह पे मौजूद थी, सेम, इतनी जल्दी पहुंच नहीं सकती थी, मुझे मिली थी। और लास्ट मोमेंट पे, मतलब मैं उसको यहाँ पे मकसद नहीं था लेकिन याद आ गया मुझे, वो मंज़र मुझे याद है, मेरी वो फीलिंग याद आ जाती है। मेरी उस वक्त शादी नहीं हुई थी, आज जो मेरी वाइफ हैं वो परेशान थी, मेरे लिए दुआएं कर रही थी कि अकेला आज इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो मेरे हाथ में कैमरा था और मैंने उसको गली से गुजरते हुए देखा था, क्लियर, और वो रिकॉर्ड भी हुई थी, गली से गुजरी थी, क्लियर रिकॉर्ड भी हुई थी। मैं उसके पीछे भागा भी था कैमरा लेके अकेला, लेकिन उसी वक्त एक ईंट थी जो मेरे सर से आके टकराने से बच गई थी, लेकिन वो मुझे ईंट लग जाती मेरा सर फट जाता। और फिर मुझे महसूस हो गया था मेरे पीछे कोई आ गया है और मैं कैमरा लेके अकेला चलते चलते उस कब्रिस्तान में पहुंचा था जहां पे एक औरत के कपड़े मिले थे, जहां पे कोई औरत कपड़े उतारती है और कब्रों के अंदर सोयां चुभी हुई थी, लोगों को याद होगा। वहाँ मैं पहुँचा था तो बाकायदा किसने मुझे पंजा मारा था, मुझे आज भी याद है, इस हिस्से पे पंजा मारा था, सीधे हिस्से पे। और मैंने किसी की चीख सुनी थी क्योंकि मैं दायरे कड़े के अंदर था, मुझे नहीं मार सकता था पंजा, जो भी बिल्ली या चुड़ैल थी, अगर वो मुझे पंजा मारती तो उसको भी तकलीफ़ होनी थी। और उसने मेरे ऊपर हमला किया था, एक ऐसे पंजा लगा था और मैंने एक चीख सुनी थी और मैं गिर गया था, बेहोश हो गया था। कैमरा कब्र के ऊपर गिर गया था, मैं कब्रिस्तान में था और कब्र के अंदर ही ऊपर ही मैं गिर गया था। टीम राब्ते में थी, उनको पता लग चुका था मैं कब्रिस्तान में हूँ, भागते हुए आए थे, मुझे वहाँ से उठा के लेके गए थे, गाड़ी में बिठाया था। मुझे कहा था मुझे यहाँ जलन हो रही है, यहाँ देखा तो एक पंजा लगा हुआ था, नाखूनों के निशान थे। पानी पिलाया गया, गली में से कोई नहीं निकला था हेल्प करने के लिए, एक नलका कोई लगा हुआ था हैंड पंप, उससे उन्होंने मुझे पानी दिया, मैंने मुँह धोया, होश में आया। वो मुझे आज भी फीलिंग याद है, वो ख़तरनाक प्रोग्राम थे। वो किसी को याद हो वो प्रोग्राम नंबर क्या था, कहाँ पड़ा है, उसका लिंक सेंड कर दें। और अगर किसी के पास, ये मैंने स्टोरी भी सुनाई हुई उसी अंदाज़ में, स्टोरी का क्या नंबर था मुझे याद नहीं रहता, अगर स्टोरी का नंबर भी भेज देंगे तो मैं नीचे लोग पढ़ के आपके कमेंट्स को वो स्टोरी सुन लेंगे जो मैंने ये सुनाई हुई है स्टोरी। और प्रोग्राम भी राज में ये मौजूद है, लिंक शेयर करा दें तो लोग उसको देख लेंगे, बहुत खौफनाक प्रोग्राम था। खैर इसी तरह वो कहते हैं बिल्ली मैंने देखी, मुझे अपनी फीलिंग याद आ गई, वो इसी तरह ही था, बहुत खौफनाक। अल्लाह अकबर। तो गुलाम यासीन कहते हैं मेरे सामने बैठी हुई है तो मुझे महसूस हो गया और मैंने उसे कहा तुम जो भी हो अपना रास्ता लो और मुझे रास्ता दो, मुझे डराओ मत, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, मुझे डराओ मत, मुझे रास्ता दो, जाओ यहाँ से, मुझे पता है तुम कौन हो, मुझे डराओ मत। और कहते हैं मैंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि वो दोबारा मेरे सामने आके बैठ गई थी, इतनी जल्दी कैसे वहाँ से उठी और सामने आके बैठ गई थी। तभी मैंने उसे कहा मुझे डराओ मत, जाओ यहाँ से, जाओ, मैं जानता हूँ तुम, जाओ यहाँ से। क्योंकि मैं जान चुका था वो बिल्ली के रूप में है, बिल्ली नहीं है, इतनी बड़ी जिसामत और इस तरह की उसकी लाल सुर्ख आंखें हैं। तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया, पढ़ पढ़ के उसकी तरफ दम करता गया और फूंके मारता गया उसकी तरफ। मैंने देखा वो उठी है, चलती हुई मेरे सामने थोड़ा सा ही आगे गई है और गायब हो गई है। कहते मैंने उसी को फैसला किया, नहीं, भाई के साथ अल्लाह अल्लाह करके बड़ी मुश्किलों से मामला ठीक हुए हैं, मुझे नहीं रिस्क लेना चाहिए। तो मैं वहाँ से आराम से मुड़ा, पढ़ता हुआ और चलता हुआ मैं अपने घर की तरफ आ गया और मैंने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ, हमारा एक छोटा भाई तलहा मोबाइल का एक प्लाज़ा था, वहाँ पे काम करता था और उसने कहा था मैं फ़ोन पे राब्ते में रहूँगा और मैं घर आ जाऊँगा।
ये भी उनका रियल नाम है। तो मैं माजरत खा हूँ यासीन भाई, मैं कह के थक गया हूँ कि आप बता दिया करें कि रियल बताना है या नहीं बताना। तो आपने क्योंकि मेंशन नहीं किया तो मैं ख़ुद से फ़र्ज़ी कैसे करूँ, या आपने नहीं बताया इसलिए मैं रियल ही बताता जा रहा हूँ। तो तल्हा था जो वो लेट हो गया, और रात का कोई 1:30 बजे का टाइम, 12 बजे से हम उसको कॉलें करना शुरू हुए कि अब उसको 12 बज गए हैं, हालात चुड़ैल वाले हैं, चुड़ैल फिलती है, अभी तक ख़त्म नहीं हुई, वो यहीं कहीं होती है, हमारे घर से अल्लाह अल्लाह करके जान छूटी है, अब्बा भी उससे बहुत प्यार करते थे, सबसे छोटा था, हमें भी उससे बहुत प्यार था, वाले साहब भी अभी तक जाग रहे थे, 12 बज गए, तल्हा क्यों नहीं आया, कॉल करो तल्हा को। तो अब उसको कॉल करें, आगे से उसका नंबर बंद जा रहा, उसके असल में सिग्नल नहीं आ रहे थे, मोबाइल उसका ऑन था, उसको खुद भी नहीं पता कि मेरे मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे। उसने कहा मोबाइल तो ऑन है, घर वाले परेशान होंगे तो कॉल कर लेंगे, वो भी रिलैक्स था। हम कॉलें किए जा रहे हैं, लेकिन आगे से खामोशी, नंबर बंद जा रहा है। हम लोग 12:30, 1, 1:30 बज गया, परेशान हो गए। हम भाइयों ने फैसला किया कि उठो, निकलते हैं, तल्ला को ढूंढते हैं, कहाँ चला गया है, खुदा खैर करे, उसको जाने ही नहीं देना चाहिए था। वाले साहब बोले तुम लोगों ने जाने ही क्यों दिया, अब वो पता नहीं कहाँ है। तो उठो, निकलो और उसको ढूंढो। हम भाई जितने भी थे, 3-4 भाई, हम बाहर निकले। यूं फैसला हुआ कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था, एक किस्म से थोड़ा सा इनमें से बहादुर भी था, बड़ा ही था। तो मैंने कहा ठीक है, तुम लोग उधर जाओ, मैं उस तरफ जाता हूं, उसी तरफ जिस तरफ रात को चुड़ैल नजर आती थी। वो कहते हैं मैं चलता 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 गली के उस कोने पे पहुंचा जहां पे, वो कहते हैं आपको याद होगा मैंने अपने वाले साहब की एक स्टोरी आपके साथ शेयर की थी कि मेरे वाले साहब चलते चलते जब गली के इस कोने पे पहुंचे थे तो इतनी बड़ी चीज़ वहां पे खड़ी थी, उसका कद इतना ऊंचा था कि वाले साहब 15-20 कदम चलते थे, या 30 कदम था, मुझे सही याद नहीं, पुरानी मैंने सुनाई हुई इनकी कहानी, कि वो जब चलते थे 15-20 कदम तो वो एक कदम के अंदर उतना फासला तय कर लेता था। वो इतना बड़ा था और उसकी टांगें इतनी बड़ी थीं। मुझे याद पड़ता है मैंने इस तरह की कहानी सुनाई हुई है, नहीं की कहानी थी, बड़ी ज़बरदस्त खौफनाक कहानी थी। तो कहते जब उस जगह पे पहुंचा ना, तो मैंने कहा यार ये जगह भी तो कोई वही खौफनाक है, वाले साहब ने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे भी तो मामलात हैं, मैं क्या करूँ। आगे नाला है और नाले वाली साइड से हम लोग वैसे ही नहीं जाते, वो ख़तरनाक हो जाता है, बदबू भी, और वो ठीक नहीं है नाला। मैं वहाँ से मुड़ गया, अब उधर से जाना ठीक नहीं था, तो फिर कौन सा रास्ता बनता था, फिर वही रास्ता बनता था जहाँ वही स्कूल था जिसके साथ वो खंबे के साथ खड़ी होती थी। अब भाई को ढूंढना बहुत ज़रूरी था, समझ नहीं आ रहा था भाई कहाँ है, हम सारे परेशान थे। तो मैं उस नाले की तरफ तो नहीं गया, लेकिन गली से मुड़ गया और बाहर निकल के अब उस सिमत जाना शुरू हो गया जिस सिमत रात को वो वहीं अक्सर खड़ी होती थी। हम भाई ही थे जो अपने भाई को ढूंढने के लिए इस तरह परेशान थे, वरना रातों को कोई भी नहीं निकलता था। तल्हा की भी बेवकूफ़ी थी, 12 बजे तक उसको आ जाना चाहिए था, वो भी सुकून से इसलिए बैठ गया कि चलें सुबह में चला जाऊंगा, या घर वालों का फ़ोन आया तो उनको बता दूंगा। वो काम में ऐसा मसरूफ़ रहा कि उसको पता ही नहीं लगा। और जब मैं चलता 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 उस रात की खामोशी में, जहाँ हर तरफ खामोशी है, खामोशी थी, गली लाइन के अंदर गली में बने हुए मकानात, दीवारों से दीवारें जुड़ी हुई, बाहर सबके दरवाजे लाइन में लगे हुए और सबके दरवाजे बंद थे। गली में एक मुकम्मल खामोशी थी। और गली से मैं निकल के जैसे ही उस रास्ते पे, उस सड़क की तरफ आया जहाँ पे वो वीरान सा रास्ता था, जहाँ पे कोई भी गुजर गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं गुजर रहा था सिवाय उस खामोशी के और सामने जलते उस बल्ब के, जो उस बिजली के खंबे के साथ ही लगा हुआ एक बड़ा सा बल्ब था जो जलता था और उसी खंबे के नीचे रोशनी डालता था जहाँ पे वो चुड़ैल खड़ी होती थी। मैं चलता हुआ जब उस जगह पे पहुंचा तो मैंने देखा उसी ही जगह पे, उसी ही खंबे के नीचे एक काला स्याह साया, जैसे किसी औरत का साया होता हो। वो क्लियर एक साया था जैसे कोई औरत हो, लेकिन वो साये के रूप में था। उसी जगह पे, उसी खंबे के नीचे क्लियर एक साया इस तरह का जिसके आर पार भी मैं देख सकता हूं, वो जो बिल्कुल ब्लैक सा था, औरत क्लियर महसूस होती थी, एक औरत खड़ी है।
लेकिन काले साए की सूरत में। एक काला साया ऐसा होता है उसके आर पार देखना मुश्किल होता है, और एक अक्सर कार्टून में, मूवीज़ में वो जिन दिखाते हैं, घेयोला सा होता है सफ़ेद कलर का, जिसके आर पार भी देख सकते हैं। ऐसा ही काला सा साया था जिसके मैं आर पार भी देख सकता था। काफ़ी काला ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा काला था, लेकिन आर पार भी नज़र आ रहा था। और उसी ही खंबे के नीचे वो औरत का काला स्याह साया खड़ा हुआ था। और उसे जैसे ही मैंने देखा, एकदम मेरे वजूद के अंदर कपकपी तारी हो गई, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, और मेरी कमर के अंदर एक खौफ की लहर दौड़ गई। मैं जिस खौफ से घर से बाहर निकला था कि कहीं उससे आमना सामना हो ही ना जाए, और आज भी एक औरत के वजूद का काला साया वहीं पे खड़ा था, और उसको मैंने क्लियर देख लिया था। उस रोशनी के अंदर वो क्लियर खड़ी नज़र आ रही थी। तभी मैंने कहा नहीं, ये बहुत बड़ा रिस्क है, मुझे एकदम से मुड़ जाना चाहिए। उससे पहले तो एक बिल्ली की तरह का पाला पड़ा था, उसको तो मैं बर्दाश्त कर गया। ये तो जगह ही वही है, ये तो मखसूस उसी चुड़ैल की जगह है जहाँ पे वो रातों को खड़े होकर लोगों को बुलाती है, जहाँ उसने मेरे छोटे भाई सलाहुद्दीन को मुस्करा के देखा था, और उसके दिल में ऐसा जादू पैदा किया था कि वो दिल में ही अपने आप से कह बैठा कि ये मेरी दुल्हन है। वो जादू ही था उस चुड़ैल का, जिसकी वजह से उसको अपनी दुल्हन समझ बैठा था। और जैसे ही उसके दिल में आया, ओहो ये तो मेरी दुल्हन है, तभी वो दुल्हन बन के उसके पीछे चल पड़ी थी, और उसको बार बार कहती थी घर आके, तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। और अब वहाँ फिर से एक ह्योले की शक्ल में वो सामने मौजूद थी, तो वहाँ जाना, उसके सामने से गुजरना, या उसको नज़र आ जाने का मतलब यही था, फिर से उसको दावत देना कि वो भाई ना सही, चलो ये भाई सही। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैं दूर था, मैंने उसे देख लिया, और मुझे लगा शायद उसने मुझे देखा या पता नहीं देखा, बात क्लियर हो गई थी, वो वहाँ पे मौजूद है। मैं एकदम तेज़ी से मुड़ा, और मैंने कहा नहीं भागो। मैं एकदम से तेज़ी से मुड़ा और तेज़ तेज़ चलता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हुआ। अब मैं गली से तेज़ तेज़ चलता हुआ आ रहा था, लेकिन क्लियर पीछे एक आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे चलता हुआ आ रहा हो। क्लियर कोई था जो मेरे पीछे चलता हुआ आ रहा था। मैं और तेज़ चलता, पीछे चलने की आवाज़ और तेज़ हो जाती। मैं मुड़ के देखता, पीछे कोई भी ना होता। ऐसा किया, मैंने स्लो चलना शुरू किया, देखो मेरा वहम है या वाकई कोई पीछे है। जब मैं स्लो चला तो पीछे से स्लो आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज़ आई। मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं है। फिर चंद कदम चले तो फिर चलने की आवाज़ आई, फिर रुक गया, मुड़ के नहीं देखा कि अब चलने की आवाज़ आती है, तो कोई चलने की आवाज़ नहीं। खड़ा रहा कुछ सेकंड देखने के लिए कोई आवाज़ आती है, कोई आवाज़ नहीं आई। तो एक कदम उठा के जैसे ही रखा, और जैसे ही दूसरा कदम रखा, फिर पीछे से आवाज़ आई कोई चल रहा है। उसके पाँव में शायद पाजेब तो नहीं थी कि मुझे पाजेब की छन छन सुनाई देती, लेकिन क्लियर मेरे कान उन पाँव की आवाज़ को जो ज़मीन पर रखे जा रहे थे महसूस कर रहे थे। और उसके पाँव में जो भी था, मर्द या औरत या चुड़ैल, वो जो भी थी, उसके पाँव में जूता नहीं था, वो नंगे पाँव थी। क्योंकि ज़मीन पे जिस तरह कोई नंगे पाँव चलता है और पाँव रखने की आवाज़ आती है, वैसी ही एक पाँव रखने की आवाज़ आ रही थी। वो कहता है, अब जब क्लियर हो गया कि मैं स्लो होता हूं तो नंगे पाँव जो ज़मीन पे रखे जा रहे हैं, और ज़मीन पे जो पाँव रखने की एक जो आवाज़ सी आ रही है, तेज़ चलता हूं तो वो आवाज़ भी तेज़ हो जाती है। तो अब कोई शक व शुबा नहीं है, कोई मेरे पीछे है। मैं मुड़ के देखता हूं, किसी का वजूद मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं और तेज़ चलना शुरू हो गया, पीछे से आवाज़ और तेज़ आ गई। मैंने कहा मैं भाग के देखूं क्या ये आवाज़ पीछे से मेरे साथ भागती है। मैं ऐसे चंद कदम तेज़ी से भागा हूं तो बाकायदा वो नंगे पाँव पीछे जो चलने की आवाज़ आ रही थी, भागने में बदल गई। जो पीछे जो भी थी वो भी तेज़ तेज़ भागना शुरू हो गई। मैं कहा ये मुझे यकीन हो चुका है, बिल्कुल मेरे कोई पीछे आ गया है। और मैं कुरान मजीद की तिलावत करता हुआ, पढ़ता हुआ भागता रहा। पीछे भी भागते हुए कदमों की आवाज़ आती रही। भागते 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 मैं अपने दरवाजे पे पहुंचा, जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हाँप रहा था। दरवाजे के अंदर खड़े होकर मैंने अपने सांस को बहाल किया कि घर इस हालत में जाऊंगा, बड़ा भाई हूं, सारे परेशान हो जाएंगे कि ये डरा हुआ है।
कुछ सांस को बहाल किया, मैं बेहतर हो गया और उसके बाद मैंने अपने आप को महसूस किया, पढ़ के मैंने अपने पर दम किया और अंदर दाखिल हुआ तो पता लगा मेरा छोटा भाई तलहा घर वापस आ चुका है। और वजह यह बताई गई कि मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे थे जिसकी वजह से उसका राब्ता नहीं हो पा रहा था। बहरहाल उसको लड़के आके छोड़ गए हैं, वो अकेला नहीं आया, खैर आफियत से वो घर पहुंच गया है। जब मैंने ये सुन लिया तो मैं चलता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ। मैं जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, पता नहीं क्यों मेरी छठी हिस्स जिस तरह इंसान की कहती है कि नहीं कुछ अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ, जिसको पीछे भागते हुए महसूस किया है, जिसके हियोले को खंबे के नीचे खड़े हुए देखा है, ऐसा लगता है जैसे कोई अभी भी है, सब ठीक नहीं हुआ। फिर भी मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लाइट मैंने बुझा दी थी, मैंने आंखें बंद कर दी। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था, मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मैंने देखा मेरी दिल की धड़कन पता नहीं क्यों तेज है। मैं भागता हुआ आया था, दिल की धड़कन तेज हो जाती है लेकिन अब तो नॉर्मल हो जानी चाहिए। और जब मैं कमरे में आया था तब मेरी दिल की धड़कन नॉर्मल हो गई थी, लेकिन जैसे ही मैं लेटा मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई है। क्या हुआ है? मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे वजूद के अंदर हल्की सी कपकपाहट है, मेरा वजूद हल्का हल्का कपकपा रहा है। क्यों, क्या हुआ है? मैंने आंखें खोल दी और मैंने देखा कमरे के अंदर घुप अंधेरा है। क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है? मेरे दिल की धड़कन क्यों तेज है? मेरा जिस्म हल्का हल्का क्यों कांप रहा है? क्या हुआ है? अब मैंने आंखें खोल दी। कमरे के अंदर घुप अंधेरे में मेरी आंखें देखते देखते इतनी आदी हो गई कि अब मुझे कमरा क्लियर दिखाई दे रहा। जब आप घुप अंधेरे में कुछ देर लेटे रहें, आंखें खोल के देखते रहें, तो अब चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। अब ऐसा ही हुआ था उस कमरे में जहाँ कुछ देर पहले घुप अंधेरा था, अब मुझे हल्का हल्का चीज़ें नज़र आ रही थी। तभी ऐसे देखते देखते 10 मिनट गुजरे होंगे या 15 मिनट, सही मुझे याद नहीं है। वो कहते हैं कि एकदम मैंने ऐसे देखा तो मैं चौंक सा गया कि सामने एक शख्स बैठा हुआ था। वो जो बैठा हुआ शख्स था वो इस अंदाज में जैसे कोई ऊपर बेड के ऊपर बैठ जाता है, इस अंदाज में वो बैठा हुआ था। और मैंने उसको देखा कि ये कौन है, क्या मेरा वहम है? मैंने आंखों को झपका और आंखों को ऐसे हाथों से ये किया कि मेरा वहम है, मैं नींद में हूं, तो देखा नहीं, वहीं पे कोई वाकई सामने बैठा हुआ है। उसने कपड़े भी येलो कलर के, पीले रंग के उसने कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने बाकायदा लफ्ज़ का डेरा गाजी खान में जिस तरह की एक सिंधी टोपी एक होती है, उसको सिंधी बोलते हैं, उसके शीशे लगे होते हैं, ख़ास काम होता है, रंग बिरंगी एक टोपी होती है। उसने कहा बिल्कुल उसने वो सिंधी टोपी पहनी हुई थी और बैठे हुए उसका कद 5 फुट था। इंसान अगर किसी जगह पे बैठ जाए तो उसका बैठे हुए कद 2.5-3 फुट होगा, 2.5 फुट होगा। उसका बैठे हुए कद 5-5.5 फुट था, तो वो कितना लंबा होगा? क्लियर मैंने देखा, वो एक काला स्याह था। उसकी आंखें बिल्कुल इंसान की तरह चमक रही थी, सफ़ेद उसकी आंखें थी। आंखों के अंदर जो ब्लैक ब्लैक होता है वो नहीं था, सिर्फ सफ़ेद उसकी आंखें थी। कि मैंने उसकी सिंधी टोपी को देखा, उसके येलो कलर के कपड़ों को देखा और उसके काले रंग, जो चेहरा उसका काला स्याह था, काले स्याह उसके चेहरे को देखा कि तभी उसने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और तभी वो मुस्कुराया। और जैसे ही मुस्कुराया तो बिल्कुल सफ़ेद दांत उसके मुझे क्लियर नज़र आए, घुप अंधेरे के अंदर भी। या उसकी आंखें थी जो बिल्कुल सफ़ेद होने की वजह से क्लियर नज़र आ रही थी, या मुस्कुराने की वजह से उसके दांत बिल्कुल सफ़ेद चमकते हुए दांत क्लियर नज़र आए। सिंधी टोपी पहने, 5 फुट लंबा, बैठा हुआ, पीले कलर के कपड़े पहने, वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा पड़ा, जैसे कह रहा हो आ गया हूँ, मैं यहीं बैठा हूं तुम्हारे पास। कहते हैं मैंने उसको जैसे देखा बिल्कुल क्लियर हो गया। जितनी देर में उसको देखता रहा वो बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। अब सिर्फ या तो उठ के भागना बनता था या फिर आंखें बंद करके खुदा का कलाम पढ़ना बनता था, क्योंकि मैंने क्लियर देख लिया था। 5 फुट लंबा से मुराद अगर वो खड़ा होता तो उसका कद 10 फुट होता। बैठे हुए जिसका कद 5 फुट था, पीले कलर के कपड़े और सफ़ेद आंखें।
आपको कमरे के अंदर घुप अंधेरा हो और फिर भी आप पीले कलर के कपड़े पहने हुए एक शख्स को देखें जो आपकी तरफ देख के मुस्कुराए और उसके सफ़ेद दांत भी आपको नजर आए, आपकी क्या हालत होगी। वो मेरा वहम नहीं था, वो हकीकत था। वो हकीकत में मेरे सामने बैठा था, इंसान का रूप धार के, सिंधी टोपी की तरह एक टोपी पहन के, पीले कपड़े पहन के, और आंखें इंसान की तरह नहीं थी। हाँ, साइज इंसान की आंखों को तरह, जिस तरह इंसान की आंखें होती हैं, जितने बड़े साइज की इतनी ही बड़ी आंखें थीं, लेकिन अंदर से टोटल सफ़ेद, जो आंखों के अंदर ब्लैक सा है अदसा, ये नहीं था, टोटल सफ़ेद थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था और जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था, अपने इस कमरे के अंदर, मैंने अच्छी तरीके लाइट जलाई थी, अपने कमरे में देखा था, कमरे में कुछ भी नहीं था और कमरे को मैं बंद करके सोता हूँ, मैंने कमरे को बंद कर दिया था। तो ये कहाँ से आया था? 10 फुट लंबा शख्स। उसी वक्त मुझे एहसास हो गया कि जो दिल की धड़कन तेज थी, जो मेरा जिस्म कांप रहा था, वो इसकी हैबत की वजह से कांप रहा था। ये जो भी है ऐसा बुरा है, नापाक है, इसकी ऐसी हैबत है, इसके जिस्म से ऐसी लहरें निकल रही हैं कि ये लहरें जब मेरे वजूद से, मेरे जिस्म से टकराई तो मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया और इसकी उस लहरों की हैबत की वजह से, उस लहरों के खौफ की वजह से मेरे दिल की धड़कन खुद ब खुद इसलिए तेज हो गई थी। मेरे वजूद को इसकी लहरें जब आके लगी तो तभी मेरा वजूद कांपना शुरू हो गया था। मैं समझ गया था कि जो बेचैनी है, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने आंखें खोल दी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, इसकी मौजूदगी का एहसास था। तभी मैंने आंखें बंद की और मैंने कहा मुझे डरना नहीं है। अगर मैं चीखा, मैं डरा, मैं इससे डर गया, मुझे और डराएगा। और मैंने फौरी तौर पे कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया और इस अंदाज में पढ़ना शुरू कर दिया कि मैं क्यों डरूं, जब मेरे पास रब का कलाम मौजूद है, रब की ताकत मौजूद है, तो ऐसी चीज़ों से मैं क्यों डरूं। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। मुझे ऐसा महसूस हो, मेरा दिमाग कहे ये उठ के तुम्हारे पास आ जाएगा और मेरा वजूद मुझे कहे नहीं आएगा, तुम रब का कलाम पढ़ रहे हो, रब के हिसार में चले गए हो, इसकी जरूरत ही नहीं है। फिर भी मैं पढ़ता रहूं, पढ़ता रहूं और मुझे ये एहसास है कहीं उठ के खड़ा तो नहीं हुआ, देखूं, कहीं उठ के चला तो नहीं गया, देखूं, कहीं उठ के मेरे ऊपर झुका हुआ तो नहीं है, देखूं, मेरी आंखें बंद हैं, कहीं झुक के मुझे देख तो नहीं रहा, कहीं मैंने गलती से आंखें खोल दी इसको देखने के लिए और मुझे लगा कि ये मेरे ऊपर ही झुका हुआ है उस सफ़ेद भयानक सी आंखों के साथ और चमकते सफ़ेद दांतों के साथ और मुझे देख रहा है। और मैं जैसे ही आंखें खोलूंगा और मुझे महसूस होगा उसका और मेरे चेहरे का फासला बिल्कुल कम है, मेरे ऊपर झुका हुआ है, मेरा दिल फट जाएगा, मैं बहुत ज्यादा डर जाऊंगा। नहीं, मुझे आंखें नहीं खोलनी, नहीं, मुझे आंखें नहीं खोलनी। मैं रब का कलाम पढ़ता रहा और अपने आप को हौसला देता रहा, नहीं, मुझे नहीं डरना। झुका है तो झुका रहे, उठ के खड़ा है तो खड़ा रहे, मेरे पाँव के पास आ गया है तो आ जाए, मुझे टच नहीं कर सकता, मेरे वजूद को उंगली नहीं लगा सकता। मैं रब का कलाम पढ़ रहा हूँ, जब रब के हिसार में चला गया हूँ तो कुछ भी कर ले, ये झुक के मुझे डरा सकता है, मेरे पास खड़ा होकर डरा सकता है, मुझे छू नहीं सकता, तो आंखें क्यों खोलूं। डरना ज़रूर है, जब आंखें नहीं खोलूंगा तो डरूंगा ही नहीं, क्योंकि दिल तजस्सुस में कहता है ना, खोल के तो देख कहाँ है। उसने कहा मैंने आंखें नहीं खोलनी और ऐसा ही हुआ। गुलाम यासीन कहते मैंने आंखें नहीं खोली, लगातार पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। 5 मिनट गुजर गए, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा और मुझे लगा बस कुछ ही देर बाद अजानें होने वाली हैं। वैसे भी भाई को ढूंढते ढूंढते आधी रात तो गुजर चुकी थी, बस अब वो नहीं है, मुझे पढ़ते रहना है। और मैं पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। जब फजर की अजान मेरे कानों में गूंजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तब मुझे लगा कि अब ख़त्म हो गया, अब ये यहाँ नहीं है। ये जो भी था मेरे पीछे आया था, घर तक आया और अंदर आ गया, अब नहीं है। तब मैंने आंखें खोल दी हौसले के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। अब खौफ नहीं था, क्योंकि अल्लाह की सदा, अल्लाह की अजान फ़ज़ा में गूंज रही थी। और जब अल्लाह की सदा फ़ज़ा में गूंज जाए फिर खौफ ख़त्म हो जाता है, और खौफ ख़त्म हो गया था। और तभी मैंने इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं था। मैं उठा, उठ के वज़ू किया, नमाज पढ़ी। लेकिन आज भी वो वाक़या मुझे अच्छी तरीके याद है। वो कहते हैं मदर साहब अभी बहुत से वाक़यात हैं जो आपको बताने वाले हैं कि मेरे बाकी भाइयों के साथ क्या क्या वाक़यात हुए। तो इंशाल्लाह आप इसको, स्टोरी को शामिल कीजिए। मैं आपको और भी जो कई वाक़यात हैं मैं आपको भेज दूंगा। तो गुलाम यासीन भी मैं आपसे कहूँगा, आपकी स्टोरी हमेशा से अच्छी होती है, तो आप ज़रूर मुझे बाकी वाक़यात भी भेजिए। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, इस दफ़ा भी आपने नहीं बताया कि नाम रियल बताने थे या फ़र्जी बताने थे, ये बता दिया करें
और एंड पे आपने स्टोरी लाजमी लिखना है। जो मैं एंड पे मैसेज बोलता होता हूँ, आपने मेरा ये मैसेज अभी जो मैं बोलूँगा वो आपने लाजमी सुनना है। और सबसे कहूँगा, जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं जो कहानी भेजना चाहते हैं, आखिरी मैसेज को ज़रूर सुना करें, वरना उनकी मेहनत ज़ाय चली जाती है। वो इतनी मेहनत भी करते हैं और कहानी शामिल ना हो सके, क्या फ़ायदा? क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी गलती कि आखिरी मैसेज नहीं सुनते। आखिरी मैसेज क्या है? आखिरी मैसेज यही है, एक तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहानी को शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अहम मैसेज जो मैंने अभी कहा वो ये है कि आप जब भी कहानी को सेंड करेंगे तो आखिरी में, यानी आपने लिखी हुई कहानी है या वॉइस मैसेज हो, उसको भेज दीजिए। कहानी उर्दू में है, रोमन में है, इंग्लिश में है, उसको भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए। उसके बाद अलग से एक मैसेज लिखना है, नया मैसेज, उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ लिखना है, STORY, या उर्दू में स्टोरी लिखते हैं, इंग्लिश में स्टोरी या उर्दू में स्टोरी लिख से अलग से एक नए मैसेज के अंदर सबसे लास्ट में जो मैसेज हो वो सिर्फ स्टोरी हो। अगर सबसे लास्ट में स्टोरी नहीं होगा अलग से मैसेज में, तो आपकी कहानी शामिल नहीं हो सकेगी। उसकी रीज़न ये है, बहुत सारे लोग मुझे राब्ता कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे, और जब आपका सबसे आखिरी लफ्ज़ सिर्फ स्टोरी लिखा होता है तो मुझे पहले नज़र आ जाता है, और जैसे मैं देखता हूँ स्टोरी, उसको मैं खोल के देखता हूँ और उसको नंबर दे के सेव कर लेता हूँ, और आपकी कहानी इसलिए प्रोग्राम में शामिल हो जाती है। अच्छा, कुछ लोगों ने झूठ भी बोला, स्टोरी नहीं थी लेकिन स्टोरी लिख दिया, उनको मैंने वैसे ही ब्लॉक कर दिया कि जो झूठ का सहारा ले रहे हैं, इसका मतलब है उनको क्या बताना जवाब, वो तो हैं ही झूठे लोग, और मेरे शोज़ में मेरे साथ झूठे लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। गलत बयानी कोई करेगा और स्टोरी लिख के कुछ और लिख देगा तो मैं उनको जवाब वैसे ही नहीं देता। एक तो ये ख्याल रखना है। दूसरा, आपने जब भी कहानी भेजनी है, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने मुल्क का नाम, किरदार जितने भी हैं उनका नाम हकीकी रियल बताने हैं, और मुझे ये मेंशन कर देना है, वाजे कर देना है मेरे ऊपर, मैं हकीकी नाम ही बताऊं, या अगर आप चाहते हैं मैं फ़र्ज़ी नाम बताऊं तो आप खुद से फ़र्ज़ी नाम भी लिख दिया करेंगे, जी मेरा नाम ये फ़र्ज़ी कर दें, इसका नाम ये फ़र्ज़ी कर दें, शहर का नाम ये फ़र्ज़ी कर दें, तो ताकि मैं उसको फ़र्ज़ी कर दिया करूँगा। ये ख़ास आपने ख्याल रखना है। और दूसरी दफ़ा कहानी भेज रहे हैं या तीसरी दफ़ा भेज रहे हैं, 5वीं दफ़ा भेज रहे हैं, आप जितनी दफ़ा भी कहानी भेजेंगे, इन चीज़ों का आपने हर कहानी में ख्याल रखना है। एक ये ऐसा नहीं है कि एक कहानी भेजी उसमें ख्याल रख लिया, दूसरी दफ़ा जब कहानी भेज रहे हैं कह रहे हैं मैंने पहले तो ख्याल रख लिया ना, अब नहीं रखता। नहीं, आपको हर दफ़ा इन तीनों बातों का ख्याल रखना होगा, वरना कहानी शामिल नहीं हो सकेगी। और व्हाट्सएप का नंबर जिस पे आपने कहानी को भेजना है +923136655500। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, +923136655500। उर्दू में इसको पढ़ेंगे +923136655500। आज की स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।